ऑडिट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 देखते हैं उसके एमसीक्यूज। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शंस ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क के अंदर कौन सा फंक्शन है, मतलब ऑडिट रिस्क जो है वो क्या कौन सा फंक्शन से बना हुआ है, तो रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्लस बाय डिटेक्शन रिस्क दोनों को जुड़ते हैं तो ऑडिट रिस्क आता है। इन WH लिमिटेड एवरी बिजनेस एक्टिविटीज वाज बीइंग कैरिड आउट मैन्युअली। The top management of the WH Limited decided to change the business environment of the WH Limited by using the computer system and the computer system related technology to carry out all the major activities of the WH Limited. The business environment of the WH Limited where all the major activities doing the using computer and the computer related technology। ये किसका एग्जाम्पल होता है, तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डैश रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स एंड द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और द डिस्क्लोजर दैट रिक्वायर द आइटम्स टू बी अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। तो यहाँ पर क्या होता है, मिस स्टेटमेंट्स होता है। मिस स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंस किसके अंदर, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स जो कि रिपोर्टेड किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किससे डिफरेंस होता है ये, तो अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो कि रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल FRF के हिसाब से। Determining a percentage to be applied to choose the benchmark in relation to the materiality involves the exercising of professional judgment। बेंचमार्क को चूज़ करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, परसेंटेज जो अप्लाइड किया जाता है बेंचमार्क के अंदर, उसको चूज़ करने के लिए हमको क्या एक्सरसाइज करना पड़ता है, प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर हमको चूज़ करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल लाइटिंग कंट्रोल। जनरल लाइटिंग कंट्रोल कौन सा है इनमें से, तो IT एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एक्सेस सिक्योरिटीज़, IT डिपेंडेंट कंट्रोल। तो यहाँ पर कौन सा जनरल IT कंट्रोल है, तो एक्सेस सिक्योरिटीज़, एक्सेस करना सिक्योरिटीज़ को, वो क्या है, जनरल IT कंट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल IT कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो सब पे लगा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, तो एक्सेस सिक्योरिटीज़ जो है मतलब सिक्योरिटी का एक्सेस देना, वो किस में आता है, जनरल IT कंट्रोल में आता है। दैट रेफर टू द ऑडिट procedures performed to obtain the understanding of the entity and उसका environment including the entity का internal controls to identify and assess the risk of the material misstatement। तो यहाँ पर क्या होगा, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जहाँ से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल्स भी आता है, और हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि आइडेंटिफाइड एंड असेस करते हैं कि कितना रिस्क होगा। कंपोनेंट्स ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट एट एन असर्शन लेवल आर। कौन से कंपोनेंट होते हैं रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो इनहेरेंट रिस्क एंड द कंट्रोल रिस्क, ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है, रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंट्रोल रिस्क इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ टेस्ट बाय द मैनेजमेंट। तो इंटरनल कंट्रोल्स, कंट्रोल रिस्क जो है वो फंक्शन है, मतलब कंट्रोल रिस्क किसका फंक्शन है, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। कंट्रोल रिस्क किसके अंदर आता है, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर आता है, जो कि मेंटेनेंस किया जाता है किसके द्वारा, बाय द मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डस मीन्स द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। रिस्क है कि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस स्टेटेड है। तो ये किस में आएगा, तो ऑडिट रिस्क के अंदर आएगा कि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट मतलब ऑडिटर मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, जबकि उसको क्या देना पड़ेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। तब अगर ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो ये क्या कौन सा रिस्क हो जाता है, तो ऑडिट रिस्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डस मीन्स द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट अ लेस देन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस द appropriability of the lower level of the probability that the aggregated uncorrected and undetected misstatement exceeds the materiality for the financial statement as a whole। कहाँ पर हम लोग materiality level से नीचे जो कहाँ पर हम लोग मटीरियलिटी जो हमने सेट की है पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पूरे के अंदर, उससे हम लोग कम अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर एग्रीगेटेड अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट हमको मिलती है और हम लोग कम उससे मटीरियलिटी लेवल सेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बोलते हैं। रिस्क ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैज़ डैश कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है रिस्क ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द बेंचमार्क डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। क्या जो है वो एग्जाम्पल नहीं है बेंचमार्क का डिटरमाइन करने के लिए मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये तो है, टोटल रेवेन्यू पे है, ऑडिट प्रोग्राम नहीं होता, टोटल इक्विटी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ऑडिट प्रोग्राम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन प्रोवाइड नहीं करता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट एन असर्शन लेवल, ये तो सही है। टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स आर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू इवेल्युएट एंड ऑपरेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स इन प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द मटीरियल स्टेटमेंट एट एन असर्शन लेवल। तो टेस्ट ऑफ द कंट्रोल से हम लोग ये नहीं करते हैं
टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स आर द ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स ऑडिट प्रोसीजर जहाँ पर डिज़ाइन एंड इवेल्युएट किया जाता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के जो कंट्रोल्स है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है ना, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जो कंट्रोल्स है वो प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहा है ना मटीरियल मिसस्टेटमेंट को असरसन लेवल पे। तो ये यहाँ पर हम लोग टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के अंदर ये चीज़ें चेक नहीं करते। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। For the given level of the audit risk, the acceptable level of the detection risk bears does the relationship to the assessed risk of the material misstatement as an assertion level। यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके बिटवीन में। तो जो ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल गिवन ऑडिट रिस्क के ऊपर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द डिटेक्शन रिस्क मतलब कितना हम लोग रिस्क को बियर करने वाले हैं उसका रिलेशनशिप किसके साथ, जो रिस्क ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट है उसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम लोग ज़्यादा टॉलरेट करते हैं तो हमारा रिस्क ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट कम होता है। इसके लिए यहाँ पर क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिट टेस्टिंग मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव एज एन ऑडिट टेस्टिंग टू गिव द बेस्ट ऑडिट एविडेंस। क्या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ऑडिट एविडेंस के लिए, कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ऑडिट एविडेंस निकालने के लिए। तो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन या तो री परफॉर्मेंस। तो री परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब अब यहाँ पर खुद ही चेक करते हैं तो यहाँ पर हमको ज़्यादातर कैसा ऑडिट एविडेंस मिलता है, अच्छा ऑडिट एविडेंस मिलता है। मतलब कैसा बेस्ट ऑडिट एविडेंस यहाँ पर हमको मिलता है री परफॉर्मेंस से। द असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज़ क्या है ये, मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट रेदर देन द मैटर कैपेबल ऑफ द प्रिसाइज मेजरमेंट। रिस्क असेसमेंट जो होता है यहाँ पर क्या होता है, प्रोफेशनल जजमेंट मतलब कितना रिस्क को असेस करना है, ये प्रोफेशनल जजमेंट यानी ऑडिटर के ऊपर होता है। रेदर देन द मैटर ऑफ द प्रिसाइज मेजरमेंट, इसको मेजर नहीं किया जाता, हम सिर्फ जजमेंट के बेसिस पे हम लोग करते हैं। ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर ऑडिटर रिस्क को असेस करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डैश आर द मैनुअल कंट्रोल्स दैट मेक्स द यूज ऑफ द सम फॉर्म ऑफ द डेटा और द इन्फॉर्मेशन और द रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय द आईटी सिस्टम्स एंड द एप्लीकेशंस। क्या मैनुअल कंट्रोल है जिसको यूज किया जाता है डेटा या तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए आईटी सिस्टम्स के अंदर एंड एप्लीकेशंस के अंदर। तो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स उसको यूज़ करते हुए डेटा और इन्फॉर्मेशंस की रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है आईटी सिस्टम्स में से एंड एप्लीकेशन में से। रिस्क ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स में भी डिफाइंड एज, रिस्क ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को कैसे डिफाइन किया गया है, एज अ रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटीरियल मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियल मिसस्टेटेड होंगे ऑडिट करने से पहले ही यहाँ पर देख लिया जाता है कि कितना मिसस्टेटमेंट्स होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डैश आर ऑल्सो नोन एज द परवेजिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल्स को हम लोग परवेजिव या तो इनडायरेक्ट कंट्रोल बोलते हैं। मतलब ये परवेजिव मतलब क्या, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मतलब पूरे के ऊपर जो लगे हुए कंट्रोल्स होते हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो लगे हुए कंट्रोल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल बोलते हैं या तो इनडायरेक्ट कंट्रोल भी बोलते हैं हम लोग इसको। The susceptibility of an assertion about the class of the transaction, account balance or the disclosure to a misstatement that could be material either individually या तो in aggregate with the other misstatements before considering any related controls, इसको क्या बोलते हैं, inherent risk। मतलब पहले से ही हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर जो है वो मिसस्टेटमेंट कितने होंगे, वो मटीरियल भी हैं इंडिविजुअली या तो एग्रीगेटेड, मतलब थोड़े थोड़े करके भी अगर मिसस्टेटमेंट्स होती है तो वो थोड़े थोड़े करके जोड़ के हम लोग देखते हैं कि मिसस्टेटमेंट्स कितनी है। ये हम लोग बिफोर कंसिडरिंग, अगर पहले कंसीडर करने से पहले, कंट्रोल्स को चेक करने से पहले अगर हम लोग ये ससेप्ट करते हैं मतलब प्रेडिक्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। ऐसे 320 के हिसाब से मटीरियलिटी इन द प्लानिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट रिक्वायर्ड दैट द ऑडिटर शुड कंसिडर द मटीरियलिटी एंड द रिलेशनशिप विद द ऑडिट रिस्क वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट। ऑडिटर को मटीरियलिटी को कंसिडर करना पड़ता है और उसका रिलेशनशिप ऑडिट रिस्क के साथ कैसा है उसको भी देख के चलना पड़ता है उसको, जब वो कंडक्ट कर रहा होता है ऑडिट तब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दिस इज the combinations of the process tools techniques that are used to tap-waste the amount of the electronic data to obtain the meaningful informations। किसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। कम्बिनेशंस ऑफ द टूल्स, डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स होती है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग निकालते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑब्टेन किया जाता है जिसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, मतलब हम लोग डेटा एनालिटिक्स लगा कर हम लोग देखते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की है। Who is mainly responsible for implementing of the internal financial controls in the company? कौन responsible होता है internal financial control लगाने के लिए, तो director responsible होता है। These are the manual or the automated procedures that typically operate at the business process level and applies to the process of the individual operation। तो एप्लीकेशन कंट्रोल जो होता है वो मैनुअल या तो ऑटोमेटेड प्रोसीजर होता है जहाँ पर जो ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस लेवल होता है उसके अंदर उसको अप्लाइड किया जाता है प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे लगाया जाता है इसको। यहाँ पर डैश
टूल्स एंड द टेक्निक्स दैट द ऑडिटर यूज, कौन सी टूल्स और टेक्निक्स है जो ऑडिटर यूज़ करता है अप्लाइड करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स आर नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स और कैट इन शॉर्ट। कैट को यूज़ करते हुए ये टूल्स और टेक्निक्स है जहाँ पर ऑडिटर अप्लाई करता है प्रिंसिपल ऑफ द डेटा एनालिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डैश इज अ लॉजिकल सब systems with in large information systems where the electronic data is stored in the predetermined forms and the retrieved for the use। डेटाबेस जो है वो सब सिस्टम्स है, वो लॉजिकल सब सिस्टम्स है जहाँ पर लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मतलब लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं प्री डिफाइंड फॉर्म के अंदर, और जब भी चाहे हम उसको लेके यूज़ कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। कंट्रोल्स can be dash related to the assertions। controls dash related to the assertion। controls जो होता है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं assertions को लेकर। which of the following is an automated controls। कौन सा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है? तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है। प्रोग्राम चेंज ये ऑटोमेटेड नहीं होता क्योंकि इसको तो हमको करना पड़ता है। सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स भी नहीं होता क्योंकि ये भी हमको निकालनी पड़ती है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी नहीं होता क्योंकि ये भी हमको लगाना पड़ते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है? सिस्टम जनरेटेड वो क्या होता है? ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होता है। वो क्या होता है? ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट्स में बी एक्सप्रेस्ड इन। जो असेसमेंट होता है रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट्स का, उसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, सच इज इन परसेंटेज, या तो इन नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स। नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर भी हम लोग इसको कर सकते हैं, या क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर जैसे परसेंटेज हो गया उसके अंदर भी हम लोग इसको कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एंश्योर दैट द एक्सेस ऑफ द प्रोग्राम to ensures that the access to the program send the data in an authenticated and authorized to meet the financial reporting objective। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? एस्टैब्लिशिंग द सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि हम लोग ये इंश्योर कर पाए कि जो प्रोग्राम एंड डेटा है वो ऑथेंटिकेटेड रहे एंड ऑथराइज्ड रहे टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जिसको एक्सेस देना चाहिए उसी को एक्सेस मिल रहा है ना, वैसा हम लोग इंश्योर करते हैं यहाँ पर, तो मीट करता है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एज पर द सेक्शन 133(5)(e) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी डैश शैल स्टेट द डायरेक्टर्स हैड लेट डाउन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनीज एंड दैट सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड वर ऑपरेटिव इफेक्टिवली। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उसने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो एडिक्वेट एंड ऑपरेट भी कर रहे हैं प्रॉपरली। यूजर्स ट्रेनिंग्स इन एन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल आईटी कंट्रोल्स। यूजर्स जो ट्रेनिंग होती है एक्टिविटीज़ की वो किस जनरल आईटी कंट्रोल्स के अंदर आती है? तो प्रोग्राम चेंज के अंदर वो लगाई जाती है, क्योंकि प्रोग्राम जब हम लोग चेंज करते हैं तो हमको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे 315 एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइडिंग द गाइडेंस ऑन द आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। ऐसे 315 जो होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी हम लोग ये असर्शन करते हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी हम लोग आइडेंटिफाइड एंड असेस करते हैं रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट, एंड असर्शन लेवल पे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिकॉज ऑफ द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट टेक्स अकाउंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, द एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नीड टू बी इंक्रीज व्हेन द रिजल्ट फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स आर अनसेटिस्फाइड। जब भी हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बढ़ा देते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को हम कब बढ़ाते हैं? जब हमको टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के रिजल्ट जो मिलते हैं वो अनसेटिस्फैक्टरी निकलते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्या इनकरेक्ट है? फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट द ऑडिटर क्या करता है? आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द रिलेवेंट कंट्रोल्स एंड रिलेट टू द रिस्क एंड कंसिडरिंग द क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शंस अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो क्या है? ये तो करेक्ट है क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई इसी के थ्रू करते हैं, असेस करते हैं, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड इवेल्युएट करते हैं दैट दे रिलेट टू मोर परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड financial statement as a whole and potentially affect the many assertions relate the identified risk what
कैन बी गो रॉन्ग, क्या रॉन्ग हो सकता है? लेवल ऑफ ब्रेकिंग द अकाउंट्स ऑफ द रिलेवेंट कंट्रोल्स दैट द ऑडिटर इंटेंडेड टू टेस्ट एंड नॉट कंसिडर्ड द लाइकलीहुड ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कंसिडर नहीं किया जाता है लाइकलीहुड, मतलब क्या कितने मिस स्टेटमेंट्स होंगे, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी लगाई जाती है मल्टीप्लाई ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स एंड वेदर द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड, क्या उस मैग्नीट्यूड क्या है कि वो रिजल्ट करेंगे मटीरियल मिस स्टेटमेंट में। यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता, नॉट लिखा है, मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग लाइकलीहुड को कंसिडर करते हुए ही रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो ये गलत हो गया। आइडेंटिफाइंग द रिस्क नॉट, यहाँ पर क्या गलत हो गया? नॉट कंसिडरिंग द लाइकलीहुड ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स, वेल जहाँ पर पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स होता है ऑफ द मैग्नीट्यूड, वो इस मैग्नीट्यूड का है कि वो रिजल्ट करेगा अब मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डैश एग्जिस्ट व्हेन एन इंटरनल कंट्रोल्स आइदर मिसिंग और नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू प्रिवेंट और डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स इन द टाइमली मैनर बाय द मैनेजमेंट, क्या एग्जिस्ट नहीं करता है जब इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो मिसिंग है, मतलब वो नहीं है और ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इफेक्टिवली, एंड प्रिवेंट भी नहीं कर रहे हैं, डिटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं मिस स्टेटमेंट्स को टाइमली बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल डेफिशिएंसी अगर एग्जिस्ट करती है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, आइदर चाहे वो मिसिंग हो या तो वो ऑपरेट नहीं कर रही हो इफेक्टिवली, तो प्रिवेंट और डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट टाइमली मैनर के अंदर बाय द मैनेजमेंट, तभी हमको पता लगती है, कंट्रोल डेफिशिएंसी होती है, तभी हम लोग को पता लगती है कि कुछ मिस स्टेटमेंट्स है या ऑपरेट नहीं कर रही है इफेक्टिवली controls. When the deviation from the controls upon which the auditor intend to rely are detected, जब भी कभी कंट्रोल्स के अंदर डेविएशन मिलता है जिस पे ऑडिटर रिलाई कर रहा था, जिस कंट्रोल्स पे ऑडिटर रिलाई कर रहा था, अगर उसके अंदर डेविएशन मिलता है, मतलब कि ऑडिटर को लग रहा था ऐसे कंट्रोल्स होंगे लेकिन वैसे नहीं निकलते, तो फिर क्या होता है? तो ऑडिटर शैल मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दिस मैटर्स एंड द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस। ऑडिटर इसके अंदर इंक्वायरी करता है और वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करता है कि क्या मैटर है, क्यों यहाँ पर कंट्रोल्स के अंदर डेविएशन आ रहा है, एंड पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस, और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो ये देखता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डैश इज द कंट्रोल डेफिशिएंसीज और द कॉम्बिनेशंस ऑफ द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स दैट आर इंपॉर्टेंट इनफ टू मेरिट the attentions of those charged with the governance, since there is a reasonable possibility that the material misstatement will not prevent detect in the timely manner by the management। यहाँ पर क्या है, मटीरियल वीकनेसेस अगर कंट्रोल डेफिशिएंसी के अंदर होती है, मटीरियल वीकनेसेस क्या होती है? कंट्रोल डेफिशिएंसीज होती है, मतलब मटीरियल अगर वीकनेसेस हो गई कंट्रोल डेफिशिएंसीज के अंदर, जो भी कंट्रोल्स लगाए गए हैं अगर वो मटीरियली वीक हैं, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ द डेफिशिएंसी मिलती है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, जिससे अटेंशन करना कि दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, सिंस देयर इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मटीरियल स्टेटमेंट देन, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहे ये कंट्रोल्स, क्योंकि कंट्रोल्स वीक हैं, तो वो क्या होता है हमारा मटीरियल वीकनेसेस की वजह से हम लोग ये कंसिडर करते हैं। टू इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द किंग्स वे लिमिटेड अ टीम मेंबर्स ऑफ द ऑडिटर्स used a method according to which the numbers of the questions related to the internal controls of the companies were required to be answered by the employees of the companies. After obtaining the answers, there was a discussion relating to those answers between the team members of the auditor and the employees of the companies for the clear pictures. State the method of evaluating of the internal controls as discussed। कौन सा मेथड यहाँ पर बताया गया है उसको बताइए हमको। तो यहाँ पर क्या है, तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, यहाँ पर क्या बोल रहा था वो कि इवैल्यूएट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स, एक कंपनी थी किंग्स वे लिमिटेड, उसका जो टीम मेंबर्स था ऑडिटर का, उसने कौन सी मेथड लगाई कि वो नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस पूछेगा इंटरनल कंट्रोल्स के, किसको पूछेगा? वो ये एम्प्लॉयज़ को पूछेगा और एम्प्लॉयज़ इसका आंसर देंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग द आंसर, और जब वो आंसर एम्प्लॉयज़ दे रहे होंगे, देयर वॉज अ डिस्कशंस, और उसके रिलेटेड डिस्कशंस होगा, मतलब डिस्कशंस किया जाएगा कि जो भी आंसर आपने लिखे हैं उसका डिस्कशन किया जाएगा रिलेटेड टू दोज आंसर बिटवीन द टीम मेंबर्स ऑफ द ऑडिटर एंड द एम्प्लॉयज़। जो है ऑडिटर के टीम मेंबर्स होंगे वो और एम्प्लॉयज़ के बिटवीन में डिस्कशन किया जाएगा, जो भी आंसर एम्प्लॉयज़ ने लिखे हैं उसके बेसिस के ऊपर, फॉर द क्लियर पिक्चर, ताकि क्लियर पिक्चर मिल पाए। ये कौन सी मेथड होती है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, ये बताइए। तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनल्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, और वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं उसमें आंसर टिक करके ऑडिट टीम मेंबर्स को देते हैं, और ऑडिट टीम मेंबर्स इसके साथ डिस्कस करते हैं, किसके साथ? एम्प्लॉयज़ के साथ।